student and welcome to Creative Hub Competition. Today is the 2nd September 20 और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा 12th में एक चैप्टर है यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, चार्ज हम कैसे स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद कूलम लॉ हमारा वेक्टर फॉर्म में कैसे इनिशिएट होता है, कूलम लॉ होता क्या है, पोटेंशियल क्या होता है। तो जहां तक आज मैं कवर कर पाऊंगा इस टॉपिक को कवर करूंगा। और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यू नो वेरी वेल कि मैं आपको बता दूं कि मैं इसको 12th में भी जब मैं था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और जब बीटेक भी किया था मैं, तो एमएफटी में भी ये सब्जेक्ट था और मैं बहुत ही चैप्टर ये था, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ करके। तो आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको इंटरेस्ट ही जाग जाएगा प्लीज पढ़ने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्रिएटिव हब कंपटीशन को, और बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन आप प्रेस कर दोगे तो आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी और साथ साथ मेरे चलते रहो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम इसको अलग कर देते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो हम अलग करते हैं, जो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, रेस्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, चार्ज। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेस्ट कंडीशन दैट नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कुछ नहीं होता इसके अलावा। इतना अगर आपको समझ में आ जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा और कुछ करने की बात नहीं है। सो अगर आप इसको डिफिनेशन कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, तो आप डिफिनेशन क्या दोगे, इसका डिफिनेशन हो जाएगा टू स्टडी ऑफ द फोर्स, टू स्टडी ऑफ द फोर्स ऑफ इसका इलेक्ट्रिक फोर्स, टू स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इन रेस्ट कंडीशन बाय विच एनी मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अगर इसकी हिंदी में लिख दूं तो आपको इसकी हिंदी ये लिखा जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्टैटिक्स मतलब क्या हो गया, स्थिर। तो हो जाएगा हमारा स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत की बल। अब यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक रेस्ट फोर्स, नॉट डायनेमिक फोर्स, दैट इज द रेस्ट फोर्स। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमेशा वो रेस्ट के लिए ही है, डायनेमिक मोशन के लिए नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो स्थिर वैद्युत की बल का तथा क्षेत्रों का अध्ययन, ठीक है। स्टडी आता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एरिया। अब देखो चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। कभी कभी आप देखते होंगे जब ठंडी के दिनों में जब आप स्वेटर निकालते हो, स्वेटर सारे पहनते होंगे ठंडी में, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते हो, सारे लोग स्वेटर पहनते हैं जाड़े के दिनों में। तो जब आप स्वेटर निकालते होगे तो बहुत तेज एक जैसे चट सी चिंगारी सी आती है। मतलब आप ऐसे जब आप स्वेटर निकालते हैं ना बहुत तेजी से, तो हमें लगता है कि आवाज सा होता है कि कुछ चट से बोल रहा है, चिंगारी होती है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। मतलब तो वो हमारा जो साउंड होता है निर्मित सा, वो क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। आवेश पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अगर अब आप बोलोगे कि नहीं पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो नहीं, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन ही निगेटिव होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो बचता है, वो स्पेस हो जाता है, स्पेस चार्ज। अब मैं आपको बताऊंगा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आपका क्या बचता है, स्पेस चार्ज बचता है। अगर मैं बात करूं तो इसका अध्ययन कैसे हुआ, इसका अध्ययन हुआ बहुत पहले, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम भी आपको बता दूंगा। ग्लास रॉड को क्या किया, जो हमारी ग्लास की छड़ होती है उसको सिलिकॉन क्लॉथ से रगड़ा। अगर आप ग्लास रॉड को सिलिकॉन क्लॉथ से रगड़ोगे तो आपको ये फील होगा। दूसरा वूल प्लास्टिक पॉलीमर, अगर आपका जो ऊन वाला होता है, ऊन कपड़ों को प्लास्टिक पॉलीमर से रगड़ोगे तब भी आपको ये आभास होगा। बिल्ली की खाल को आप अंबर से अगर रगड़ोगे तब भी आपको फील होगा। अंबर वो अंबर नहीं होता है, आप उसको मत समझना, एम्बर ये होता है जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है, इतना टेम्परेचर झेल लेता है। अब देखो होता क्या है,
कि जब ग्लास रॉड को सिलिकॉन क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो इसका जो चार्ज होता है वो ग्लास रॉड पे आ जाता है। तो ये क्या होता है, जहां से लिया गया वो नेगेटिव, जहां पहुंचा वो पॉजिटिव। ठीक है, रगड़ा किससे गया, ग्लास रॉड को, किससे, सिलिकॉन क्लॉथ से। तो इसका चार्ज इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। ऐसे हमारा क्या हुआ, जहां से ट्रांसफर हुआ वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। जिसपे ट्रांसफर हुआ वो पॉजिटिव हो गया। ऐसे हमारा प्लास्टिक पॉलीमर था, इसको जब रगड़ा गया वूल से तो क्या हुआ, हमारा ये आभास हमें हुआ। ऐसे हमारा एम्बर था, ये बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तब भी हमें ये फील हुआ। दूसरी चीज, रेदर देन, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। कभी कभी जब हम अपने बालों को, हम बचपन में होते थे जब कंघी होती थी बालों को, उसको जब बालों को ऐसे रगड़ करके क्लास में बैठे होते थे ना, कंघी ऐसे किए, उसको हम किसी कागज से चिपका लिए, जब घर पे बैठे होते थे मस्ती कर रहे होते, तब भी क्या होता, कागज चिपक जाता था। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता था, फ्रिक्शन से होता है। होता किससे, रगड़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन। तो मेथड कौन सा हो गया, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड हो गया ये। अगर कोई पूछे कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, पहला मेथड कौन सा हो गया, फ्रिक्शन मेथड। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया इंडक्शन मेथड। दूसरा क्या हो गया हमारा, इंडक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, इंडक्शन मेथड, मतलब प्रेरक द्वारा। अब प्रेरक द्वारा कैसे करते हो आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, कभी अपने दोस्तों से, आपके दोस्त जब मिलते हैं, आप क्या करते हो, आप उनसे हाथ मिलाते हो ना, कौन से हाथ, तो कोरोना चल रहा तो कोई हाथ मिला ही नहीं रहा, हाथ मिलाते हैं ना। अच्छा एक चीज ये बताओ आप सोच के कि जब हम अपने दोस्त से हाथ मिलाते हैं तो उसमें पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव। में से मैं हूं यहाँ पर मी, और यहाँ पर क्या है, फ्रेंड। हमने उससे क्या किया, हाथ मिलाया, तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, हमें इस चीज की जानकारी दो। यहाँ ये पॉजिटिव होंगे कि ये नेगेटिव होंगे, या फिर ये पॉजिटिव होंगे या ये नेगेटिव होंगे। हाथ किससे मिलाया मैंने, अपने फ्रेंड से। अब वो क्या किया, उसने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ क्या होता है, जो हमारा करंट होता है, मैं आपको बता दूं, अर्थ। अर्थ में इतना आवेश है, अर्थ में इतना आवेश है, इतना आवेशित मीडियम है कि आप इससे अनंत चार्ज का प्रेरण कर सकते हो। इससे, हमारी पृथ्वी से। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस चीज को आपको समझना भी चाहिए। मैं आगे एक क्वेश्चन और आपको नोट कर रहा हूँ, लिखा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था। क्वेश्चन मुझे याद नहीं, क्वेश्चन कौन सा था, आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा था। तो एक मीडियम अर्थ है, जो अर्थ हमारा क्या होता है, बहुत ही बड़ा मीडियम है। इसका चार्ज का, इससे चार्ज तुम कितना भी ले लो, इनफाइनाइट चार्ज ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनफाइनाइट चार्ज दे भी दो तब भी उसे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि समुद्र से तुम 2 लोटा जब निकाल लोगे कुछ होने वाला नहीं। ऐसे हमारा अर्थ बहुत बड़ा मीडियम है। तभी क्या करते हैं, जब हमारा घर होता है, जो घर की वायरिंग होती है, उसमें कौन से वायर होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, जिसे उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल वायर होता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कभी छुए करंट लगे। करंट क्या करता है, सारा अर्थ में कंजप्ट हो जाता है, अर्थ उसे ले लेती है। इसीलिए अर्थिंग किया जाता है घर में, कि जिससे हमें ना करंट लग पाए। क्योंकि होता क्या है कि हमारी बॉडी क्या होती है, हमें करंट क्यों मारता है, आपको बताओ। अगर आप कभी छूते हो अपने घर पे करंट, अगर छू देते हो, कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ होता है, जहाँ छूते हो जहाँ करंट आता है, तो हमें करंट का महसूस होता है। करंट क्यों लगता है हमें, करंट हमें तब लगता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। और आयरन आपको पता है, Fe, ये बहुत बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर मतलब कंडक्शन जिसमें होता है, फ्लो होता है, सुचालक जिसे बोलते हैं विद्युत सुचालक। 3 चीजें होती हैं, एक सुचालक, एक कुचालक, एक अर्ध सुचालक। मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो जिसमें कंडक्शन प्रॉपर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मेटल हो गया, धातु होती कोई, उसमें क्या होता है, इंसुलेटर क्या हमारा, सूखी लकड़ी हो गई। ठीक है, सूखी लकड़ी के साथ हमारा क्या हो गया। एक चीज और आपको बता दूं, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल मतलब बिल्कुल डिस्टिल वाटर जिसे बोलते हैं, स्टिल वाटर, वो विद्युत का कुचालक होता है। उसमें करंट आपको नहीं मार सकती है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी जल शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है उसमें, इसीलिए हमें करंट मारता है। तीसरा क्या होता है हमारा,
अनुस्विचालक मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब क्या बचा हमारा, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उससे हमारा रिजल्ट निकला। अब देखो तीसरी चीज हमारी ये आती है कि कभी आप सेल ले लो, सेल जो हमारा होता है, घड़ी का सेल होता है या कुछ ऐसा ले लो जो हमारा रोटास का सेल होता है, या ऐसा सेल जो छोटे होते हैं 5 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी होता है, तो कभी उसको ऐसे हाथ लगाओगे थोड़ी ना करंट मारेगा वो। या डीसी 5 वोल्ट के वायर को ले लो या 5 वोल्ट का ले लो, कोई चीज छू लो, आपको नहीं वो करंट मारेगा। लेकिन जैसे उसको अपने जीभ पे आप रखोगे तुरंत आपको करंट का आभास होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी जीभ क्या है, गीली है, ठीक है। उसे क्या मिला, मीडियम मिल गया। तो हमेशा जो चार्ज है वो मीडियम खोजता है। क्या खोजता है? मीडियम खोजता है। बिना मीडियम के चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, मीडियम होना चाहिए, जिसे हम लूप बोलते हैं। कोई ना कोई लूप उसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें करंट का आभास होता है। अब देखो और आपको मैं बता देता हूं, आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन आप बड़े आराम से बता दोगे। मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या है, वो आप पढ़ लो। डेफिनेशन स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, स्टडी ऑफ फोर्स थ्रो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ETC, मतलब स्टडी ऑफ फोर्स, बल का अध्ययन, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश द्वारा बल का अध्ययन, विभव का अध्ययन। ये अध्ययन क्या कहलाता हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल फील्ड, ठीक है। इससे डेफिनेशन इसकी ये हो गई कि हमारा वैद्युत, स्थिर वैद्युत की क्या होती है हमारा, कि ऐसा एक बल जो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश, पोटेंशियल फील्ड मतलब विभव हमारा उसका फील्ड आदि की जानकारी देता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड और मी वाला, अगर मैं अपने हाथ जो है मिलाता हूं अपने फ्रेंड से, किसका निगेटिव होता है किसका पॉजिटिव होता है, आप कैसे बताओगे? ये जो ह्यूमन बॉडी होती है फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बॉडी होती है स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी होती है, इसका रेजिस्टेंस पता कितना होता है? 100 किलो ओम होता है, 100 किलो ओम रेजिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। और विज्ञान ये बोलता है कि कोई चीज बिना मेजर किए नहीं जाना चाहता, क्योंकि अपनी बॉडी रेजिस्टेंस मेजर करना आपको पता लग जाएगा। दूसरा, पानी का कितना होता है? 10 किलो ओम होता है। तो कभी भी देखना, जब कभी भी आप डीसी वायर जो ज्यादा वोल्टेज के ना हो, 10 to 5 वोल्ट, या मतलब हमारी जो बैटरी होती है जो लगती है, मोबाइल बैटरी हो या ये हो हमारा जो है ड्राई सेल होते हैं, कभी आप देखोगे वो ऐसे छूने पे आपको करंट नहीं मारेंगे, बट जैसे ही आप इसको लगाओगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस तो है ही 100 किलो ओम, 10 किलो ओम पानी रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ, अब पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ, हमारा 100 किलो ओम से 10 किलो ओम ये मिल गया, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब 100 इंटू 10 अपान 100 प्लस 10 बराबर 1000 अपान 110, कितना हुआ, इसको करोगे कितना हुआ, लगभग 100 में 1000 होता है, जो 10 है तो 110 लगभग मान लो 9 पॉइंट समथिंग हो गया। ये कितना रेजिस्टेंस आ गया, करंट मारेगा ही, फील तो होगा ही हमें, इसीलिए हमें क्या होता है, करंट का आभास होता है। दूसरी चीज, अब अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है ये भी जानो,
लगभग 10 किलो ओम से कम हो गया था, इसलिए हमें करंट का आभास हुआ। हमारा ह्यूमन बॉडी में कितना हुआ 100 किलो ओम। और अर्थ का क्या है, तुम कितना भी चार्ज इससे ले लो, कितना भी दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अवैध कर लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, जब फ्रेंड ने हमसे हाथ मिलाया तो उसका अर्थ से हुआ टच, अर्थ से तो है ही वो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, प्रेरण हुआ, तो हमारा फ्रेंड क्या हो गया, निगेटिव हुआ, हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। मतलब स्पेस में क्या हुआ, फ्रेंड हमारा फ्रेंड क्या हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। टेलीफोनिक वायर होता है, टेलीफोनिक वायर 5253 वोल्ट होता है हमारा डीसी। टेलीफोनिक वायर को भी कभी देखना आप टच करके, तुरंत ऐसे हाथ से छूओगे तो नहीं करंट मारेगा, जैसे ही जीप पे करोगे करंट का आवाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही हमारा रीजन होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, आवेश का गुण क्या होता है, ये भी पढ़ो। ये मैं मिटा दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना, सारा इंपॉर्टेंट है। बस मेरे साथ पढ़ते जाओ, बहुत बेसिक्स लेकर के बहुत आपको आगे तक बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड का और अपना, एक बार इसको फिर से आप पढ़ना, समझना और मुझे बताना अगर इतनी चीज आपको समझ में आई हो जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अगला है हमारा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब आवेश का प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, गुण। उसका क्या क्या होता है, गुण क्या ड्रॉबैक होता है मैं भी बताऊंगा। पहला क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटीज होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। चार्ज क्या होता है, अदिश राशि होती है चार्ज, मतलब इसका डायरेक्शन नहीं है, हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज का क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, ये कंजर्व क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व है। चार्ज कंजर्वेशन का क्या बोलता है कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब इसको नष्ट भी नहीं किया जाता, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का इसका ट्रांसफर हो सकता है। वेरी गुड, ये तो होता ही है, मतलब मीडियम ट्रांसफर बिल्कुल हो सकता है। और चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर कैसे हुआ, बाय फ्लो, बाय फ्लो, प्रवाह द्वारा। अब मैंने वहां स्टैटिक बता दिया था, हमें जो अध्ययन करना है वो रेस्ट में करना है, यहां फ्लो की बात आ गई। आप पूछ लोगे सर डायनेमिक, तो ये मैं बताऊंगा डायनेमिक क्यों हुआ, कैसे हुआ। फोर्थ क्या हुआ आपका, अगर मैं पूछूं चौथा गुण बताओ तो क्या होता है, तो चौथा गुण होगा स्टूडेंट हमारा चार्ज का क्या होता है, ये जब मैं आपको कूलम लॉ पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कूलम लॉ पढ़ाऊंगा तो एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वीय बल जिसे बोलते हैं। क्या क्या हमारा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो हमारा किसका था, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, वो जो होता है जी क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसका क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स होता है इसके बीच में जो हमारा चार्ज होता है हमेशा किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है। चार्ज कैसा होना चाहिए, जैसे वो पॉइंट मास होता था वैसे ही क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, मतलब
बिंदु आवेश होगा, कभी बड़ा चार्ज नहीं होगा। अब आप बोलोगे अगर मैं बड़ी बड़ी बॉल दे दूंगा तब क्या करोगे, तो मैं उसे दूर कर दूंगा। एक बॉल यहाँ रहेगा तो एक बॉल कहाँ रहेगा, हमसे 200 मीटर दूर या 100 मीटर दूर। तो जब दूर हो जाएगा अपने आप मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो पॉइंट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे मैं बताऊंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लो, क्वांटाइजेशन कैसे होता है। अब एक कूलम वर्ड आता है, कूलम वर्ड आता है सी, मैं आपको लिख देता हूं। एक वर्ड आता है COLOUMB, कूलम इज लॉ, कूलम का नियम। ठीक है, कूलम बोलते हैं इसे, कूलम इज लॉ पढ़ते हैं, कूलम का नियम। तो कूलम ने क्या बोला था वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई ये सिस्टम है, मैट्रिक्स सिस्टम है, जिसपे Q1, Q2, Q3 और ये नंबर आप चार्ज लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा। अगर किसी भी सिस्टम पे ये नंबर आप चार्ज स्टूडेंट लग रहे हैं तो रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। यह नंबर आप चार्ज इसका रिजल्टेंट होगा। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, मतलब इंटीजर का बिहेवियर हमें ये दे रहा है। राइट, अगर पूछे 1 कूलम चार्ज क्या होता है, तो 1 कूलम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आवेश। एक कूलम आवेश होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई आपसे पूछे फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब कोई पूछे फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं कूलम का आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा। अभी हमारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बन गया, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। तो हमारा है क्या, है हमारा Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू, चार्ज होता हमारा इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, Q हमारा चार्ज कितना है एक कूलम चार्ज पे, तो नहीं होगा, किसके बराबर है, ये एक कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस साइज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चार्ज मैंने बोल रखा है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, ये किसके बराबर है, एक कूलम चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब एक को 1.6 से आप भाग दे दो, तो इसको लिख सकते हो 100/16 इंटू 10 की घाते माइनस 19। 16 छक्का 96, 400, 16 दूनी 32, 8 40, 16 25 80। ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा लगभग, अगर हम इसको और आगे ले जाना चाहें तो आ जाएगा हमारा ये, मैंने जेट आपको अध्ययन
अभी इसमें निकाल दूंगा मैं, वो तो आ जाएगा। सोलह छक्का 96, एक मिनट, 16 छक्का 96, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, हम भाग करेंगे। 16 छक्का 96 होता ना, तो पहले पॉइंट आ जाएगा हमारा, ऐसा नहीं था 16 का 16 कर दिए, तो यहाँ पर दशमलव पहले क्यों लगा, जीरो के बाद 16 छक्का 96, ये हम जीरो लगाए पहले, तो दशमलव में आया। ये लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18। इतना नंबर ऑफ चार्ज होता है किस पे, एक कूलम, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की घाते 18, मतलब 6.25 इंटू 10 पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट एक कूलम चार्ज में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -Q1, ठीक है, ठीक है, दूसरा ये किस पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज है +Q2, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन पे कोई इतना चार्ज है और प्रोटॉन पे हमारा इतना है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा। Q इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q1 क्या हो जाएगा, N1E, Q2 क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज है, जो चार्ज साइन है उसको हम यहां साइन डिनोट कर देते हैं, जो वहां सिग्निफिकेंट है, ये हो जाएगा N2E। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू E। ठीक, नेट चार्ज क्यों, नेट इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू E। कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नेट चार्ज ऐसे हम निकाल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस बेस पे क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरा मामला मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। यहां पर क्या है, ये है सिस्टम 1, ये क्या है सिस्टम 2। ठीक, ये बोल रहा है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी। इस बॉडी से इस बॉडी पे कितना जा रहा है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, इस बॉडी से इस बॉडी पे 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है एवरी सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में जा रहा है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारी बॉडी से मेरा कोई फ्रेंड है, उसकी बॉडी पे 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है हर सेकंड में। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी। इस बॉडी पे कितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 1 कूलम चार्ज होने में, 1 कूलम चार्ज टाइम क्या होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन है, ये हर सेकंड में जा रहा है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या होता है हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 पावर 9, हुआ कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस हो जाए 10 हुआ। ठीक है, अब Q इक्वल टू यानी इतना आ गया हमारा ये चीज चार्ज, इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, ये इतना आ गया हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहां 1 कर सकते हैं हम, तो यानी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। ठीक है, अब हर सेकंड में जा रहा है, तो अगर हम एक साल की बात कर लें, अगर हम एक साल की बात कर लें तो एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड। ठीक है, ये हमारा होता ही है। ठीक है, इस चीज को करोगे तो हमारा आ जाएगा 6.25। इतनी चीज को आप करोगे, इस चीज को करोगे हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये चीज हम सॉल्व करते हैं 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। 10 पावर 10 ऊपर चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100/16 इंटू 10 पावर माइनस 10। यहां हम 100 कर दिए। ठीक है, और यहां पर हम 16 करेंगे तो 1 मिनट, 16 100 160 हो जाएगा। ये नहीं होगा, हमें क्या करना है? हम 10 कर देते हैं, छोड़ो 10/16 कर दिए। ठीक, 10/16 कर दिए, इसको ऐसे रहने दो। 10/10 गुणे लिख सकते हो 10 पावर 10, लिख सकते हो 100 गुणे 10 की घाते 9/16। तो 16 छक्का 96 होता है, 96 4 100। ठीक है, 0.6 छक्के 96 4 100, 16 दूनी 32, 8 40, 16 25 80 गुणे 10 पावर क्या हो जाएगा? ये 9 है, तो 6.25 इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा। 6.25 इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है ये? अब इसको क्या करोगे? ये तो हमारा चार्ज का आ गया, चार्ज आ गया ये। अब बोल रहा कि कितना टाइम मिलेगा? कितना टाइम मिलेगा जबकि हर सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 8 अपान, एक वर्ष में कितना होता है? 365 दिन, 24 घंटे। एक दिन में 60 मिनट, एक घंटे में हमारा, और एक मिनट में 60 सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 60/3600 गुणे 24, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा 198 ईयर्स। मतलब इतना ये नहीं है कूलाम चार्ज उत्पन्न होने में एक बॉडी से एक बॉडी में, लगभग 200 साल के आसपास लग जाएंगे। ये मैं मान रहा हूं, इतना आसान नहीं है कूलाम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना। ये लगभग अनुमानित ईयर आ गया हमारा एग्जैक्ट। ठीक है, अब कैसे मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैंने सॉल्व कैसे किया। ये तो मैंने आपको थोड़ा टफ इसलिए बताया कि आप समझ जाओ। ये बोल रहा है कि एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, इस बॉडी से उस बॉडी में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कूलाम चार्ज होने में कितना टाइम लग जाएगा? हमें पता है Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो Q कितना दे रखा है? 1 कूलाम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है, और नंबर ऑफ बोल रखा है इलेक्ट्रॉन 10 पावर 9, तो चार्ज इससे आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलाम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि समय कितना लगेगा, तो हम उससे पहले निकाल देंगे। इससे क्या निकालेंगे? एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो आ जाएगी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6.25 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर 8। अब इसको हमें बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो 365 दिन, 24 घंटा, 60 मिनट, 60 सेकंड, लगभग 198 ईयर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आया है। ठीक है, पर आप इसको देखोगे पूरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ऐसे हमें ये करना है। बस हमारा एक फार्मूला है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मैंने आपको स्टूडेंट 2 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका दोस्त आपसे हाथ मिला रहा है तो किसकी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, किसकी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा। आप मुझे सोच के बताना, नहीं बता पाओगे मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इसी में दिया था मैंने, कैसे ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की संख्या बताओ। ठीक है, कप मैंने बना दिया, आप पानी पी रहे हो एक कप में, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की संख्या बताओ। कैसे निकालोगे?
Q इक्वल टू क्या होता है यानी एक बार प्लस एन कर लो, एक बार माइनस एन कर लो, लिख सकते हो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालोगे? पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ही तो अणु होते हैं ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 11 होता है। बैलेंस बनाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ठीक है, एक है यहाँ पर क्या है 11 है, इसको करने देगा, इसको क्या करेगा 10 कर देगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 प्रोटॉन हो गया। तो नंबर ऑफ पहले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, पॉजिटिव भी 10 हो गया, बैलेंस बॉन्डिंग बॉन्ड बनाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, बैलेंस बन गया। अब हमारा होता है इसका स्टैंडर्ड मास अगर हम माने तो स्टैंडर्ड मास होता है 250 ग्राम, या क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैंडर्ड मास 250 ग्राम रहेगा। स्टैंडर्ड मास मतलब कि स्टैंडर्ड द्रव्यमान कितना रहेगा 250 ग्राम। मैं अच्छे से देता हूं यार, ऐसे नहीं, क्वेश्चन अच्छे से लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉजिटिव, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ टी। एक कप ऑफ वाटर, सॉरी, पानी में कितने धनात्मक, कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पानी है ना, कितने धनात्मक और कितने धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, कितने धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं। एक बार आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, आपको जितना मैं वो बता रहा हूं बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें, और कुछ थ्योरी है वो अगर कम बताया हूं तो आप उसको पढ़ना अपने आप से। वैसे मोस्टली जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कैसे हमारा चार्ज हुआ प्रोड्यूस, कैसे क्या आया, कैसे सिद्धांत बना, मैं आपको बता दिया हूं। तो क्यों क्या होता है प्लस माइनस यानी। ठीक है, अब एक कप पानी है, ठीक है, एक कप पानी है, इसका लगभग वेट हो जाएगा 250 ग्राम द्रव्यमान पर यूनिट। इसका लगभग मास हो जाएगा कितना 250 ग्राम, इसका मास 250 ग्राम। अब देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव। इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 11, हाइड्रोजन का क्या होता है 1। बॉन्डिंग करेंगे तो ये क्या करेगा भैया, हमें 1 दे दो हम बराबर हो जाए, तुम्हें रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 10, अभी तो खाली हो गया, बचा ऑक्सीजन। ठीक है, क्या सोचो अगर हम इसको दे देंगे, हाइड्रोजन का 1 है, 11 नेगेटिव है तो 12 हो जाएगा। नहीं, हमें बैलेंस बात कराना, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 10 हो गया, पॉजिटिव 10 हो गया। अब अवोगाड्रो नंबर अगर हम बोलते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं हमारा, तो 1 मोल में होता है अवोगाड्रो नंबर के हिसाब से 6.025 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। 1 मोल में 6.25 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, 1 मोल में लगभग 18 ग्राम होता है। कितना होता है 18 ग्राम। ये आप नोट कर लो, केमिस्ट्री की बात है। 1 मोल में 6.025 10⁻³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अवोगाड्रो नंबर होता है लगभग 18 ग्राम के होता है। तो इसका वेट कितना है 250 ग्राम, इसका वेट कितना है अणु का 18 ग्राम, तो वो कितना जाएगा हमारा अवोगाड्रो नंबर भी है 10 पावर 23। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 10 था,
चार्ज कितना इस पे होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब कितना जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, एक मिनट मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूं, एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना और करके हमें आंसर बताना कि कितना आया है। कैसे ही सॉल्व होगा स्टूडेंट, 23 में से 19 बता दो कितना हो जाएगा, 19 और 6 23 तो 6 हो जाएगा, ये है 7 हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अपना जो भी हो कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आपको करने आना भी चाहिए। 18 का नंबर 18 7 25 तो 18 कितना हो जाएगा, 18 28 18 2 17 18 25 90 18 3 54 18 4 72 हो जा रहा है, तो लगभग 13 पॉइंट 18 3 54 और हमारा 70 हो रहा था, 54 70 का कितना 54 6 60 10 को लगभग 18 36 54 लगभग इसको 13.5 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा, जो भी होगा इसका आंसर होगा। और कैसे निकालते हैं हम, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक कप पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, हाइड्रोजन क्या होता है 1, दोनों बैलेंस करेंगे 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 मोल में होता है 40.025 30 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, 18 ग्राम इसका वेट आता है। ठीक है, अब इसका वेट कप का कितना है 250 ग्राम, इसका है 18 ग्राम, तो 250 से 18 डिवाइड कर दोगे और इसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना आया 10 आया है और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ये चीज जब आपको कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कूलम। ठीक, कूलम आंसर में आप कमेंट करके जरूर बताना कितना कूलम आया। ठीक है, आंसर हमें आप जरूर बताना। अब बात करते हैं कूलम के नियम की, अब बात करेंगे कूलम के नियम की। कूलम का नियम क्या बोलता है, अब बात करते हैं कूलम के नियम की। हमारी बॉडी रेजिस्टेंस 100 किलो ओम होता है, जितना रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है करंट का अपोज करता है, करंट लगने जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतनी अच्छी बात है, करंट नहीं लगेगा। जब इतना किलो ओम होता है तब भी देखते हो 220 वोल्ट का भी छू के देखना कैसे झटका देता है, क्योंकि वो क्या होता है अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, ऐसे 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 पथ बनाता है। डीसी करंट क्या होता है, ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 होती है, इसकी क्या होती है ω/2π होता है। ये तो और जल्दी करंट मार देगा, इसमें कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है तो उठा करके देख देगा। कभी 220 वोल्ट अगर डीसी छू लोगे ना, इन्वर्टर कभी छू करके देखना, ऐसा करंट मारेगा कि फिर दोबारा जिंदगी में छूओगे नहीं, हाथ पर उठक जाता है। एक लेसन मेरे ऐसे हुआ तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसको ज्यादा माइंड करना। कूलम क्या बोलते हैं, कूलम ये बोलते हैं, कूलम कूलम का नियम क्या बोलता है, कूलम ये बोलते हैं, कूलम का नियम हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पहला इसका ये है, पहला इसका प्रॉपर्टी हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, हमेशा बिंदु आवेश के लिए ही वैलिड है, बड़े आवेश के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ा आवेश हम जिसे बोलते हैं मेटलिक चार्ज में बड़ा आवेश है, वो भी होता क्या है हमारा बिंदु आवेश है। देखो एक पॉइंट चार्ज Q1 यहां है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो कूलम ये बोलते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला बल, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, वैसे आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। परिमाण को मैग्नीट्यूड से हम डिनोट करते हैं, और इनके बीच की दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अगर अब इसका डेफिनेशन लिख लो पूरा निचला, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण
परिमाण जरूर याद रखना, आवेश को मत लिख देना। आवेश क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखो, अब हम इस प्रपोजल को जब हटाते हैं तो ये नियतांक होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है, मीडियम वाइज डिपेंड करता है। इसे हम बोलते हैं परावैद्युतिक नियतांक। परावैद्युतिक हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया कि कूलॉम का लॉ क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं कूलॉम के लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है और ये अगर आप सीख लिए तो आगे आपसे गलती नहीं होगी। और आप इसको जरूर सीखो कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम के लॉ को कैसे लिखते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको वेक्टर और स्केलर ये दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कूलॉम का लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां के क्या हमारा परावैद्युतांक है या परमिटिविटी ऑफ द, जिसे बोलते हैं हम स्पेस एयर, सबके लिए अलग होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमने देखा यहां पर, हमने आपको पहले बता रखा था अपने वीडियो में कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 तो क्या करते हैं, रिपील करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है उनके बीच में, ऐसे और ऐसे उनकी डायरेक्शन होती है। और अगर एक, ये दोनों पॉजिटिव मैंने बता रखा, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, देखो आप समझ में आ जाएगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे वो क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे वो आगे आपको समझ में आएगा। अगर पॉजिटिव है दोनों चार्ज, एक Q1 है दूसरा Q2, ऐसे स्मॉल में लिखते हैं इसको, मैंने ऐसे लिखा था आपको समझने के लिए, हमेशा इसको स्मॉल में लिखना। इन पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपील करेंगे। अगर ये निगेटिव होता Q1 Q2 तो क्या करता, अट्रैक्ट करता। एक पॉजिटिव होता है निगेटिव होता क्या करता, अट्रैक्ट करता। ठीक है, अब हमने लिया एक Q1 चार्ज, दूसरा हमने लिया Q2 चार्ज, हमने इस पे लगाया F1, एक रिस्पेक्ट में दूसरा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। पहले पे फोर्स क्या लग रहा है, सेकेंड के लिए पहले पे फोर्स क्या लग रहा है, सेकेंड द्वारा, तो F1 2 हो गया। फोर्स ड्यू टू फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड फोर्स ड्यू टू सेकेंड इंटू द फर्स्ट, दैट टाइम F1 2। तो ये हमारा Q1 है, यहां मैंने F1 2 लिख दिया, यहाँ Q2 है, यहाँ F21 लिख दिया। इनके बीच की डिस्टेंस है हमारा R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं R। ठीक है, 2 1 2 के लिए, 1 2 के लिए हमेशा हमने 1 2 के लिए निकाला, या हमारा क्या हो जाएगा F1 2 के लिए R1 माइनस R2, ऐसे हमारा हो जाएगा 2 1 के लिए R2 माइनस R1। ठीक है, ये बड़ी डायरेक्शन बना दिया, R2 माइनस R1 इधर हो जाएगा तो R1 माइनस R2 हमारा यहां हो जाएगा। अरे डिस्टेंस किसके लिए आ गया, R1 R2 के लिए, ये R2 R1 के लिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, एकांक वेक्टर को हम निकालते थे या पढ़ते थे। तो F1 2 की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, पहले आवेश पे जो बल लग रहा है, पहले बिंदु आवेश पे जो बल लग रहा है दूसरे द्वारा, उसकी वैल्यू आ गई वेक्टर F1 2। अब आया क्या, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर। वेक्टर में R1 माइनस वेक्टर R2, इसका यूनिट वेक्टर में निकालना है। इसकी वैल्यू क्या है,
R1 माइनस R2, इसकी वैल्यू क्या है R1 माइनस R2 F1 2 के लिए, और F2 के लिए क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि Q1 Q2, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू R1 माइनस R2, ये वैल्यू मैंने लिख दिया। तब इसको यूनिट वेक्टर को जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान R1 मैग्नीट्यूड माइनस R2 मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर था, दूरी का उत्पाती होता है स्क्वायर का, तो इस जगह पर मैंने ये वैल्यू रखी, अभी क्यूब हो गया इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। सो दिस इज द लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कूलम। बहुत सारे किताब में गलती की गई है, इसको मत आप दोहराना, इसको समझ लो होता क्या है। मैंने लिखा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, पहले पे दूसरे द्वारा क्या बल पड़ा, तो हमने लिख दिया F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R1 R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने ले लिया। अब F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर अपान मॉड R1 माइनस R2। दिस इज आल्सो द मॉड R1 माइनस मॉड R2, दैट इज द यूनिट वेक्टर। तो इसको जब हम फार्मूले को स्क्वायर है, इसकी जगह पर R1 माइनस R2 स्क्वायर ये हो जाएगा, यहां पर करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। तो ये फार्मूला निकल करके आया F12 इज इक्वल टू, फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, सब समझना है, Q1 Q2 वेक्टर R1 सॉरी F1, ये डायरेक्शन है Q1 की डायरेक्शन में। फार्मूला अगर निकाले तो आ जाएगा F1 2 का फार्मूला क्या होगा K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q1 इंटू Q2, दोनों पॉजिटिव है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान R1 माइनस R2 का क्यूब, ये हमारा फार्मूला आ गया। ये चीज आपको समझनी है, अगर ये समझ में आएगा तो आगे आप सब समझते जाओ, क्योंकि आगे बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा, ये सारे स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ऐसे जब स्टूडेंट हम F21 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इससे हमें, अगर हम F21 निकालेंगे क्या होगा, F21 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 क्यूब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब अगर हम इसको ग्रेविटेशन लॉ से तुलना करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन का, कैसे उससे हमारा तुलना होता है, अगली वीडियो में आपको इसको बताऊंगा। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो देख लो, अभी देख लो, पहले अगली वीडियो में देखने की। इस समझ में आपको आ गया होगा। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे हमारा कंपैरिजन है, क्या क्या है, क्या उसमें चीजें हैं जो मिलती हैं, क्या ऐसा है जो अलग है, जरूर पूछा जाता है कंपैरिजन में। इक्वलिटी और डिफरेंस, इक्वलिटी और डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, क्या चीज मिलता है क्या नहीं मिलता है। इक्वलिटी बात कर ले तो अगर हम फोर्स और डिस्टेंस की बताते हैं, सेपरेशन कितना होता है, ये हमारा अगर फोर्स हो, ये हमारा डिस्टेंस हो, तो ये कैसे डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस, लगभग ये ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब क्या होता है हमारा सेपरेशन होता है, मतलब व्युत्क्रमणपाती होता है, ये ग्राफ ऐसे जाता है, दोनों में है, गुरुत्वाकर्षण बल में भी हमारा ग्राफ ऐसे जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में भी ये जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं और क्या चीज है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, ये तो समानता हो गया, चलो ये समानता हो गया, दूसरी कोई समानता और मिल रही है इस और इस फोर्स में, बताओ, दूसरी अगर कोई और समानता मिल रही हो तो मैं बताओ, इसके अलावा हमें तो यही समानता दिख रहा था,
और तो दिख नहीं रहा था। एक समानता है ये बस इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में। अगर हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, अगर हम डिफरेंस, हाँ दूसरी समानता ये है, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है Q1 Q2, वो पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है ग्रेविटेशन। ये क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है Q1 और Q2, वो भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट चार्ज है। तीसरा कोई डिफरेंस कंपैरिजन नहीं है इसका इक्वलिटी में, कोई समानता नहीं है। हाँ अगर हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो डिफरेंस बहुत है इन दोनों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। क्या डिफरेंस है आप बताओ? डिफरेंस ये है, अगर हम बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है हमेशा उसकी जो वैल्यू आती है पॉजिटिव में ही आती है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, हमेशा अट्रैक्शन ही करता है। m1 m2 आकर्षित ही करते हैं। जबकि अगर हम चार्ज की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स की बात करते हैं, तो इसमें चार्ज रिपेल भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है, रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। Q1 Q2 ये भी होता है हमारा। अगर हम निगेटिव कर दें तो अट्रैक्ट भी करेगा। सो दिस रिपेल एंड अट्रैक्ट क्वालिटी ओनली इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, नॉट इन द पॉइंट मास, नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हमारा डिफरेंस बहुत बड़ी डिफरेंस है, बोर्ड में आता भी है, ठीक है, ये है। दूसरा क्या होता है, ये हमारा F इक्वल टू G m1 m2 अपान r², ये सर्वात्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जबकि हमारा नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जबकि अगर हम कूलॉम की लॉ की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू K होती है। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग विद्युतशीलता अलग अलग निकल करके आती है, एयर के लिए अलग होती है, पानी के लिए अलग होती है, अलग अलग चीजें आती हैं, निर्वात के लिए अलग होती है, तो अलग अलग होता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या हमारा जो है इक्वलिटी है। तीसरी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ Fe and Fg when electron placed at same distance apart, placed at same distance apart। अगर करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हमारा स्थिर वैद्युतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम लोकेशन पे हो, ये हम बात कर लेते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां चार्ज है और यहां चार्ज है, दोनों का हम एक मास मान लिया इसका m1 m2, इसका हमने चार्ज मान लिया Q1 Q2। यहां पर हमें क्या बात करनी है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां बात क्या करनी है, Fg कंपेयर करना। इसके बीच में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 K r², ये क्या हो जाएगा, G m1 m2 r², बात करेंगे r² कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी होती है, Q1 Q2 की, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन इसका देख लो पे, 10 पावर 20, B 10 पावर 30, C 10 पावर 21, D 10 पावर 40। कैसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू बस लिख देनी और कुछ नहीं करना है F के लिए, ठीक है। K की वैल्यू कितनी है, 9/10⁻9 हमारा परावैद्युतांक निर्वातशीलता, इसके लिए वायु के लिए
19 into 10 power minus 6 into 10 power minus 19 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 6.67 into 10 power minus 11। m1 m2 की वैल्यू कितनी है 9.1 into 10 power minus 31 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगी 10 पावर 42 लगभग आएगा, जो कि समकक्ष किसके है 10 पावर 40 के। सो रेशियो ऑफ द फोर्स Fe and Fg will be always equal to near about 10 power 40. So what will be the value? Fe upon Fg is near about 10 power 40। मतलब स्थिर वैद्युत की बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात लगभग स्थिर वैद्युत की बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 40 गुना बड़ा है। ठीक है, ये चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, आपको समझ लेना कैसे हम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने वो वीडियो बना दी पहले वाली, ये आपका हो गया। आज मैंने बहुत सारा चीज कवर कर दिया है। कल मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डिपोल क्या होता है, कैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, कैसे और वेक्टर फार्म हम जनरेट करते हैं, कैसे वेक्टर फार्म के नीट में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कोई भी आप वीडियो हमारा कोई भी देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आपको लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट मिला है। आज आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करना, अदरवाइज तो कोई बात नहीं है।